हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल में चट्टान, शैल एवं मृदा। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं हमारे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक सभी एग्जाम, SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, जिन भी एग्जाम में GK GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। चट्टान। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैल को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो जो हमारी गोंडवाना शैल है उनको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इनको माना जाता है इसलिए क्योंकि इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। गोंडवाना में भारत के शैल समूह में से गोंडवाना शैल को सबसे महत्वपूर्ण मानने का कारण है क्योंकि इसमें देश का 90% से अधिक कोयले का भंडार उपस्थित है। भारत उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? तो भारत क्या है? एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह मुख्यतः गोंडवाना द्वीप का एक भाग था। विश्व में भारत का लगभग 2.4% है। यह विश्व का 17.55% जनसंख्या निवास करती है। हिमालय की श्रेणियां सदियों से एक पहरी की भांति भारत की रक्षा करती रही हैं। भारत में जितनी भौतिक एवं मानवीय सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, कदाचित विश्व में अनंत दुर्लभ हैं। इन्हीं कारणों से अंग्रेज भूगोलवेत्ताओं ने भारत को एक विशाल देश मानते हुए उपमहाद्वीप कहा है। भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरक रहा था। तो भारतीय पिंड कहाँ सरक रहा था? उत्तर को सरक रहा था। हाल के वर्षों में भारतीय प्लेट की गति लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रही है तथा इसकी तुलना में यूरेशियन प्लेट की गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रही है। इस प्रकार भारत के पराचुंबकीय परिणामों के आधार पर भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरक रहा है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति करना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? जो हमारा अभ्रक है वह कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्मेटाइट है। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में भंडारों या खंडों के रूप में पाया जाता है। यह खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा प्राप्ति स्थल है, जबकि गोंडवाना संस्तर में कोयले की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तर में नहीं पाई जाती, बल्कि यह कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। खनिज तेल ब्रह्मपुत्र घाटी के नाहर कटिया एवं सुरमा घाटी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मुंबई हाई क्षेत्र में कुछ मात्रा में राजस्थान में भी पाए जाते हैं खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो नवीनतम है हमारी गोंडवाना। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीन से नवीनतम क्रम होगा। पहले आती है आर्कियन, आकार देने के लिए आई, उसमें धार बनाने के लिए आई धारवाड़, उसमें कठोर कुट कर गया तो कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शरी और कॉटनरी, यह पूरा क्रम है। तो कैसे? पहले आकार, उसमें दी धार, तो धारवाड़, फिर आती है कट करके कुडप्पा, कट करके कुडप्पा से बीच में बना गड्ढा, तो विंध्याचल, गोंडवाना, और उसमें लगा दिया ढक्कन, तो ढक्कन ट्रैप, जो कि लगाया गया था तराश के काट के। टर्शरी और कॉटनरी पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन विशाल लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये है हमारी रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी। रेगुर मृदा या काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग इससे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी
में शुष्कता होने पर स्वतः विघटन की प्रक्रिया पाई जाती है, अतः यह स्वतः जुताई वाली मृदा कहलाती है। इसमें पानी अवशोषण की क्षमता उच्च होती है, इसलिए यह दलदली भी हो जाती है। इस मृदा में गन्ना कपास की खेती उत्तम होती है। भारत के मालवा के पठार, दक्कन के क्षेत्र में और महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? तो कौन सी मृदा से संबंधित है? जो हमारी एंडफिक है, यह मृदा से संबंधित है। एंडफिक मृदा से संबंधित है, जबकि मृदा में रहने वाले जीवों को एंडफिक या फिर एंडिफन्स मृदावासी जीव कहा जाता है। मृदा में रहने वाले जीवों का आकार 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक की लंबाई वाले होते हैं। मिट्टियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निक्षेपों डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो ये है हमारा गोंडवाना तंत्र। भारत के कुल संचित कोयला भंडार का लगभग 98% कोयला गोंडवाना काल का है, अतः शेष 2% कोयला तरशरी काल एवं मेसोजोइक काल का है। गोंडवाना तंत्र के मुख्य कोयला क्षेत्र में आते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी कोयला क्षेत्र, कानन घाटी, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा घाटी कोयला क्षेत्र एवं वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल घाटी कोयला क्षेत्र आदि। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क मिलता है हमारे धारवाड़ तंत्र में। धारवाड़ तंत्र भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार वाला शैल समूह है। यह कर्नाटक में विस्तृत है। यह तंत्र छोटे भाग के रूप में हिमालय में भी पाया जाता है। ज्वालामुखीय उद्गम के कारण यह अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो ये है हमारा धारवाड़ समूह। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ था? तो हिमनीकृत कब हुआ था? यह प्लास्टोसीन हिम युग में। जो प्लास्टोसीन हिम युग है, इसमें हिमनीकृत हो गया था पूरा प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत प्लास्टोसीन हिम युग में हिमानीकृत हुआ था। प्लास्टोसीन हिम युग के अंत में हिम चादर पिघलते चले गए और स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती गई। विंध्य शैल जिनमें बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो विंध्य में पाया जाता है चूना पत्थर। विंध्य शैल में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। यह शैल कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुए हैं। विंध्यन क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण यह विंध्य क्रम के नाम से विख्यात है। बिहार में सासाराम से पश्चिम में अरावली के सिरे पर चित्तौड़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। बलुआ पत्थर, सैल एवं चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। इसकी परतें लगभग 4000 मीटर तक मोटी हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। जो अपक्षय है, इसका विचार किससे संबंधित है? तो यह प्राकृतिक क्रिया जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, उसे अपक्षय कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक गति से टूटने या फिर रासायनिक वियोजन होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय निम्न कारणों से होता है। पहले आते हैं भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय। इसमें ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। तुषार के कारण छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होना, ताप एवं वायु के कारण भी अपक्षय होता है। यह भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। फिर आता है रासायनिक अपक्षय। यह ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन और सिलिका का पृथक्करण के कारण भी होता है रासायनिक अपक्षय। प्राणी क्रमीय अपक्षय क्या होता है? वनस्पति अपक्षय, जैविक अपक्षय और मानव द्वारा अपक्षय होता है। इसलिए अपक्षय पृथ्वी पर कार्य करने वाले बहिर्जात बलों में से एक उदाहरण है। यह एक स्थैतिक क्रिया होती है जिसमें चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विघटन या विभाजन हो जाता है और चट्टान अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन विंध्यन समूह से संबंधित नहीं है? विंध्यन समूह से संबंधित नहीं है, तो नीस नहीं पाई जाती विंध्यन में, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल पाई जाती हैं। विंध्यन समूह मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल से निर्मित होते हैं, जबकि जो नीस रूपांतरित चट्टानों से संबंधित है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैल का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट यह क्रिटेशियस युग में बनी है।
क्रिटेशियस युग में वर्तमान के दक्कन के पठार पर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, जिससे लावा का बहाव हुआ और पूरे पठार पर फैल गया। इसी कारण से यहाँ की मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। भारत में स्थित प्राचीन समूह की चट्टानें कौन सी हैं? तो प्राचीन समूह की चट्टानें हैं, इनका नाम है द्रविड़ीयन तंत्र। तो सबसे प्राचीन कौन सी हैं? द्रविड़ीयन तंत्र की हैं। जब पृथ्वी सबसे ठंडी हुई तब आर्कियन आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। यह मानव जीवन से अधिक पुरातन है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली स्वरूप को खो चुकी हैं। ये रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की होती हैं। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो धारवाड़ कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो यह बलरामपुर में नहीं पाए जाते, नहीं कोरिया में नहीं पाए जाते, कोरिया में नहीं पाए जाते, बलरामपुर में पाए जाते हैं। भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और कावर्धा और बलरामपुर में पाए जाते हैं धारवाड़ शैल समूह। कोरिया को छोड़कर विकल्प में छत्तीसगढ़ के शैल जिलों में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें आर्कियन समूह की चट्टानों के अवशेष हैं। इसमें मुख्य धातु और खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप होता है, तो यह सिस्ट है। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप क्या होता है? सिस्ट। शैल का कायांतरित रूप स्लेट होता है, जबकि स्लेट का पुनर्रूपांतरण सिस्ट में होता है। अतः शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप सिस्ट होगा। अब आता है दूसरा टॉपिक कि काली मिट्टी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है ना। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो पहला सही है। मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो जो रेगुर मिट्टी है या कैप्स के अनुसार जो रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, तो दूसरा सही हो जाएगा। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, तो ये भी सही होगा, तो ऑप्शन डी ही गलत होगा। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये नहीं पाई जाती, गलत है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इस मिट्टी को नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। अब आते हैं कथन और कारण। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो पहला मतलब कथन सही हो जाएगा। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी ये गलत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। यह मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की काली मृदा उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो किसका उत्पादन होता है? कपास का, गन्ने का, कपास का होता है। सबसे ज़्यादा कपास के लिए जानी जाती है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो यह काली मृदा, जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है क्योंकि नमी को ये रोके रखती है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टुकड़े या टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः कपासी या काली मिट्टी कपास की मिट्टी भी कहलाती है। इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक के रखती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसी स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता, मतलब खुद ही कृषि हो जाती है, तो कपास की काली मिट्टी को। काली मिट्टी काले रंग की होती है, इसका कारण इसमें एल्यूमिनियम और लौह तत्व की उपस्थिति है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं। यह बड़ी उपजाऊ मृदा होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे दूर से देखने पर यह जुती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है काली मृदा। रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा या काली मृदा एक परिपक्व मिट्टी है जो कि मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीप पठार लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात में बहुआयत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, जबकि चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम
एल्यूमिना, लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। रेगुर मिट्टी गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त है। अब आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो पहला आता है, यह मृदा भारत के कुल भूभाग के 14% भाग में पाई जाती है। तो गलत हो जाएगा, बहुत सारे क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को रेह, थूर, चौपन आदि नामों से जाना जाता है। तो सिर्फ सी सही है और यह मृदा उपजाऊ नहीं है, तो ये भी गलत है। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 43% क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। यह मृदा पोटाश, चूने से संपन्न, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की कमी होती है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यूरिया के लगातार उपयोग से मृदा क्या बन जाती है? तो मृदा हो जाती है अम्लीय। यूरिया के लगातार एवं अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह मृदा अम्लीय मृदा होती है। जिस मृदा का पीएच 7 से अधिक होगा वह मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। जिस मृदा का मान जो पीएच मान होता है वह 7 होता है वह उदासीन मृदा होती है। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। यह हल्के भूरे रंग की होती है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की होती है। इन मिट्टियों को परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटी, केरल के तटीय भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। जलोढ़ मिट्टियों में पोटाश, चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो जो हमारी चंबल घाटी है उसमें सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। भारत का चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यह आवरण क्षय से अत्यधिक प्रभावित है। भारत में चंबल एवं अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में ही 48,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि चंबल और यमुना के कछारी भागों में अवनालिका अपरदन के कारण ही बंजर हो गई है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटाश एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने होते हैं। इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर और खादर मिट्टी आती है। जलोढ़ सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो ये है हमारी कछारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग कछारी मृदा है। यह मृदा देश के लगभग 40% भाग में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होती है। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के लिए सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये है जलोढ़ मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदान पंजाब से असम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटी, केरल के तटीयवर्ती क्षेत्रों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 43.4% क्षेत्र में विस्तृत है। जबकि काली मृदा 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 15.2% भू क्षेत्र में और लाल मृदा का विस्तार देश के लगभग 5.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। काली मृदा का क्षेत्र महाराष्ट्र सबसे अधिक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि है। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण होते हैं। बालू कण होते हैं, चिकना कण होता है और पाशु कण होते हैं। मृदाओं में निम्नलिखित आकार एवं व्यास की मृदा कण पाए जाते हैं। बजरी जो कि
5 मिलीमीटर व्यास वाले कण होते हैं। बारीक बजरी का होता है 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण होते हैं। मोटी बालू में होता है 0.02 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण होते हैं। गाद में 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर व्यास वाले कण हैं। चिकनी मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधे को मिलता है जो चिकनी मिट्टी होती है उससे। चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इससे पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से प्राप्त होता है। किसी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशील होंगी? तो जो हमारी चिकनी मिट्टी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा एवं 50% से कम गाद और कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है, इससे जल क्रांति हो जाती है और केशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के निचले लगभग कितनी होती है? तो नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। जलोढ़ मृदा यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई घाटी, बाड़ों के मैदान एवं डेल्टाई प्रदेश में बिछाई जाती है। यह मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर तक है। चंबल घाटी के खोह घाटों का निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो ये होता है अवनालिका अपरदन। शुद्र सरिता का विस्तृत रूप ही अवनालिका है। यह अवनालिका यू और वी सुरंग अवनालिका का आकार ग्रहण करके मृदा का अपरदन करती हैं। भारत में मालवा के पठार में स्थित चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप ही चंबल नदी के गहरे गड्ढे खोह का निर्माण हो गया है। गंगा घाटी में बागर मृदा पाई जाती है, तो ये बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। बागर मृदाएं ऐसी मृदाएं होती हैं जहां पर बाढ़ के समय जल नहीं पहुंच पाता, अर्थात बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऊपर भाग पर निक्षेपित मिट्टियां होती हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो इसके लिए चाहिए होती है भूरी, लाल और पीली मृदा चाय के लिए। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय का उत्पादन पहाड़ी के ढाल पर ढलुआ भूमि पर किया जाता है ताकि वर्षा के अतिरिक्त जल के बहने की सुविधा हो। भारत में सर्वाधिक या सर्वोत्तम चाय के उद्यान असम और मेघालय के हल्के बालू पहाड़ी भाग पर, जो कि 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई पर हैं, पाए जाते हैं। इसके लिए मिट्टी गहरी अम्लीय प्रकृति की होनी चाहिए। बहुधा वनों की सफाई की गई भूमि चाय के लिए अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए पर्वतीय भूरी, लाल, पीली मिट्टी लैटराइट सरयुक्त होती है। लैटराइट मिट्टी। भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है ना। तो पहला क्या कहता है, यह साधारणतः लाल रंग की होती है। जो लैटराइट मिट्टी है एल से लाल और लाल रंग की होती है, तो ये सही होता है। इसमें नाइट्रोजन एवं पोटाश में समृद्ध होता है, तो नहीं भैया ये सभी मृदा में कम पाया जाता है, तो ये गलत है। इनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, तो ये भी गलत है। ये तो ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इन मृदाओं में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। लैटराइट मृदा का प्रथम अध्ययन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ बचुनान द्वारा किया गया था। इस मिट्टी का नामकरण लैटिन शब्द लैटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यह मृदाएं भीगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती हैं, जबकि सूखने के उपरांत यह उच्च कड़ापन आ जाता है। इसमें ढीलेदार हो जाती हैं। मौसमी जलवायु तथा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की ये विशिष्ट मृदाएं होती हैं। इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता में होने वाले सिलिकामय पदार्थों के निश्चलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। इन मृदा का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय हैं। लैटराइट मृदा भारत के लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये मृदाएं भारत की समस्त मृदाओं की 3.7% हैं। यह मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ,
सतपुड़ा विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय के गारो खासी जयंतिया में पाई जाती हैं। इन मृदा में जहाँ पर लोहे, एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है, वहीं इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटाश, पोटेशियम, चूना, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता निम्न होती है। खाद के पटवन के अति इसमें उच्च संवेदनशीलता पाई जाती है। इसमें मुख्यतः चावल, कहवा, रागी, गन्ने और काजू की खेती होती है। निम्नलिखित कथन में से कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो लैटराइट मिट्टी यह आर्द्र आयनवृत्तीय प्रदेशों की मिट्टी होती है, तो ये सही है। यह बहुत ही अवलक्षित मिट्टियाँ हैं, तो ये भी सही है। इनकी उर्वरता कम होती है, सही है। यह प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होती है? तो यह है लैटराइट मिट्टी। इसमें लोहा पाया जाता है, इसलिए अनुर्वर है। लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इस कारण से यह अनुर्वर होती है। लैटराइट मृदा का प्राधान्य क्या है? तो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा एवं उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में जहाँ निश्चलन क्रिया अधिक होती है, वहाँ यह मिट्टी का निर्माण होता है। ह्यूमस का अधिक मात्रा में निर्माण होता है, परंतु जीवाणु द्वारा अधिक उपयोग एवं निश्चलन के कारण ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है, कमी पाई जाती है। जबकि आयरन, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में काजू, चाय, कहवा की खेती के लिए अनुपयुक्त है। यह भारत के मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, कर्नाटक और असम में विस्तृत है। लैटराइट मिट्टी मिलती है हमें कहाँ पर मिलेगी? तो पहाड़ी वाले क्षेत्र में, जो कि है महाराष्ट्र में। भारत में लैटराइट मिट्टी का कुल विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, चूना, जीवाश्म की कमी होती है। इसमें मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि की जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में। अब आती है लवणीय एवं क्षारीय मृदा या मिट्टी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो इंद्रावती नदी है वह दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बराकर, जमुनिया और बारकी ये सब दामोदर की सहायक है। इंद्रावती नदी मध्य भारत की प्रमुख नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के रामपुर थुआमूल में हुआ है। नदी की कुल लंबाई 240 मील है। यह नदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी गलत है। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों की लवणीयता में योगदान कर सकती है, तो ये सही है। यदि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? उसकी लवणीयता बढ़ जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। केवल तीसरा सही है। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक संरचना को प्रभावित करती है। मृदा की जल धारण क्षमता इसमें निहित कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर करती है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ मृदा में जल धारण की क्षमता में वृद्धि करते हैं। गंधक की सूक्ष्म मात्रा पादप विकास के लिए उपयोगी यह है। दलहनी पदार्थों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होती है। यह अमीनो एसिड, एंजाइम एवं आवश्यक विटामिन के संश्लेषण में सहयोग करता है। मृदा में लंबी अवधि तक जल ग्रहण करने के लिए कारण लवणता में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि मृदा की उर्वर क्षमता घट जाती है। लवण प्रभावित मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है गुजरात। लवण प्रभावित मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। यहाँ पर 15.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय गुजरात, क्षारीय उत्तर प्रदेश। मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह मृदा कुछ
अपारगम्य बना देती है। ये मृदा को क्या करती है? अपारगम्य बना देती है। मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण होने के कारण मृदा अपारगम्य बन जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.6% भाग पर फैली हुई है। इस मिट्टी में मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्षारीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा है, उसको हमें कृषि योग्य बनाना है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? लाइम। तेजाबी या अम्लीय मृदा का सुधार करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या होता है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग। क्षारीय एवं खारापन वाली मृदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मिट्टी खारी क्षारीय होती है। इन मिट्टियों में जिप्सम चूना मिलाकर सिंचित कर लवण रोधी खेती जैसे कि चावल, गन्ना करके सुधारा जा सकता है। किसी शुष्क प्रदेश में बृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण कहलाता है। तो ये क्या है? बजादा। किसी शुष्क प्रदेश में बृहद जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बने निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को बजादा कहा जाता है। बजादा के ढाल में पर्याप्त अंतर होता है। पर्वतों के पास इसका ढाल 8 डिग्री से 10 डिग्री होता है, परंतु पलाया के पास इसका ढाल 10 से भी कम हो जाता है। बजादा के आसपास तथा पर्वतीय भाग के समानांतर इनकी परिच्छेदिका तरंगित तथा लहरदार होती हैं। अब आती है पर्वतीय मृदा और अन्य तथ्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत मृदा का प्रकार नहीं है? तो कौन सी मृदा जो भारत में नहीं पाई जाती? तो कोइश मृदा नहीं पाई जाती। शुष्क पीट लेटराइट मृदा पाई जाती है, कोइश नहीं पाई जाती। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें आती है जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, लवणीय और पीट एवं जैविक मृदा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? तो जो करेवा है वह पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। हिमालय के कश्मीर हिमालय वाले भाग में करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। करेवा कश्मीर घाटी की झील निक्षेप होते हैं। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ पाए जाते हैं। करेवास मृत्तिका जो कि जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवास मृत्तिका, करेवास मृत्तिका जो कि जाफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाब श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली यह झीलीय निक्षेप हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो ये कथन सही है। आर क्या कहता है, मतलब इसका कारण क्या है? तो वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, तो कारण भी सही है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या में वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण के या जन संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अतः प्रश्नगत कथन कारण दोनों सत्य हैं। चंबल घाटी के खोह खंडरों के निर्माण का कारण क्या है? तो यह पाया जाता है गली अपरदन। शुद्र सरिता का विकसित रूप ही अवनलिका है। यह अवनालिका यू और बी या सुरंग अवनालिका का आकार ग्रहण करके मृदा का अपरदन करती हैं। भारत में मालवा के पठार में स्थित चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप ही चंबल घाटी में गहरे खोह खड्डों का निर्माण हो गया है। अपरदन 3 प्रकार का होता है। पहला आता है अरुकाल
परत और अवनली का अपर्दन। भारत के मालवा के पठारी क्षेत्र में चंबल घाटी द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रभावित है। मरुस्थल क्षेत्र में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? तो कठोर और मोमी पर्ण हो जाते हैं, लघु पर्ण या पर्णहीनता हो जाती है, पर्ण की जगह क्या हो जाते हैं? कांटे हो जाते हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं पत्तियां? जल में मरुस्थल में जल हानि को रोकने के लिए 3 कारक होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला आता है कठोर और मोमी पर्ण बन जाते हैं। लघु पर्ण अर्थात पर्णहीनता हो जाती है, पर्ण के स्थान पर कांटे आ जाते हैं। चूँकि मरुस्थलीय भूमि में पानी की कमी होती है, पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। पानी की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए पानी की उत्सर्जन निम्नतम हो, इसके लिए मरुस्थल पौधों की छाल कठोर, पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा संरक्षण के सिद्धांत या संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों का पर विचार कीजिए। तो मृदा संरक्षण करना है तो क्या होगा? तो पहले हो जाएगा शाष्यावर्तन, मतलब फसलों की हेरा फेरी कर दो। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? इसमें बेदी का निर्माण कर सकते हैं, टार्सिंग, और बायोरोध किया जाता है। बालू की बाड़ नहीं बनाई जाती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में मृदा संरक्षण के लिए प्रश्नगत विकल्प में पहले हम क्या करते हैं? शाष्यावर्तन करते हैं, वेदिका का निर्माण कर सकते हैं, बायोरोध नामक विधियां उपयुक्त की जाती हैं। भारत में मृदा संरक्षण की विधियों में फसल परिवर्तन, वेदिका निर्माण, पहाड़ों पर बायोरोध, वन वृक्ष जहां पर फसल ना पैदा हो सके आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है उसकी विद्वानता के कारण इसका रंग लाल है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें होती है कैल्शियम की मात्रा अधिक। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम चूने की लवण अत्यधिक क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है। इस क्षेत्र की मृदा में कैल्शियम खनिज की मात्रा अधिक होती है। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? वह है जस्ता। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है, जिसमें मुख्य तत्व है जस्ता या जिंक। जिंक के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और तेजी से विकास करती है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो ये है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, जिसमें चंबल नदी के उत्कट क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र आदि आते हैं। ह्यूमस उदाहरण है, तो जो मृदा के जैविक कोलाइड होते हैं उनका उदाहरण है। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप जंतु अपशिष्ट के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मृदा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता, तो पहला ही गलत हो जाएगा, कमी होती है। लाल मृदा अत्यधिक निश्चलन, ये सही हो जाएगा, बी सही है, बस बी ही सही है। लाल मिट्टी अत्यधिक निश्चलन मृदा होती है, कथन सही है। जबकि जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है। लैटराइट में फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी लोहे से संपन्न होती है। कथन और कारण बताने हैं। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, पहला है ना। मृत्तिका में रंध्रकाश बड़े आकार के होते हैं, तो ये गलत है। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकांश जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक होती है। रंध्रकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं।
विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। तो पहले मृत्तिका, सबसे फिर उसके बाद गाद और फिर बालू। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम होगा मृत्तिका, गाद और बालू। स्पष्ट है कि मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि बालू की सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।